बच्चों गुड इवनिंग। क्लास 6 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आने वाले PT1 का ग्रामर का ये पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, तो ये आपके काम आएगा। और जैसे ही आपको वीडियो मिलता है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी यूज़फुल वीडियो मिलते रहे। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो मेरी मेहनत को आप समझोगे, इसका ध्यान रखोगे आप। भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। मैं मंडी हाउस के बहुत सुंदर साफ सुथरे मेट्रो स्टेशन पर खड़ा ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेट्रो आने में 3 मिनट समय लिखा दिख रहा था। बेंच पर साथ में बैठे व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि क्या वे भी नोएडा जा रहे हैं। उन्होंने सहमति में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मतलब सहमति मीन्स हाँ में। 2 मिनट बाद लाउड स्पीकर से सूचना मिली कि 6 डिब्बों वाली नोएडा की ओर जाने वाली मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ रही है। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और बेंच से उठा। रेल की पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच बड़े बड़े अवरोधक थे, यानी ऑब्स्टिकल थे। एक गार्ड ने मुझे संकेत से पीछे होने को कहा। मेट्रो ठीक उस समय पर रुकी जहां अंदर प्रवेश करने का रास्ता बना था। वातानुकूलित मेट्रो में प्रवेश करने के कुछ क्षणों में स्वचालित द्वार बंद हो गए। वातानुकूलित मीन्स AC। मेट्रो के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले था और लगातार अगले स्टेशन की सूचना दी जा रही थी। मैंने मोबाइल से माँ को संदेश भेजा कि मैं 40 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। प्रस्तुत विवरण में 3 मिनट में मेट्रो के पहुँचने की सूचना पढ़कर मालूम हुई साथ बैठे व्यक्ति से बोलकर जाना कि वह भी नोएडा जा रहा है। लाउड स्पीकर से सुनकर जाना कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आ रही है। गार्ड ने संकेत से आगे जाने से रोका। माँ को अपने आने की सूचना संदेश लिखकर भेजी। इस प्रकार लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर मनुष्य अपने और दूसरों के भाव या विचार बताता है या ग्रहण करता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। भाषा के 4 कौशल है: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। भाषा के कितने कौशल हैं? 4। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। और भाषा के भेद कितने हैं? 2, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा स्पोकन लैंग्वेज। मौखिक भाषा स्पोकन लैंग्वेज ये भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार, वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनाना, भाषण आदि भाषा के मौखिक रूप है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, यानी परमानेंट नहीं होती। और मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण दो तो क्या दोगे? बातचीत, समाचार, वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनाना, भाषण आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण है। अब आते हैं लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा था, धीरे चलो, आगे स्कूल है। कार, बस, स्कूटर आदि चलाने वाले इसे पढ़कर अपने वाहन मतलब व्हीकल्स धीरे चलाते हैं। बोर्ड पर लिखा गया निर्देश भाषा का लिखित रूप है। तो बोर्ड पर लिखा गया निर्देश भाषा का लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, वस्तुओं के पैकेटों पर लिखे नाम, दाम आदि ये सभी भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है, यानी परमानेंट होती है। इसको हम सालों साल सहेज के रख सकते हैं। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के रूप। भाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये भाषा के रूप है। मातृभाषा परिवार में माता पिता दादा दादी से बालक जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है, जैसे बांग्ला, गुजराती, तमिल, पंजाबी आदि। मानक भाषा हिंदी का प्रयोग सरकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय कामकाज में किया जाता है। अतः सभी राज्यों में भाषाई एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निश्चित किया गया है उसे मानक भाषा कहते हैं, जैसे द्वारा, उद्धार आदि पुराना रूप और नया रूप दिया गया है। राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को कार्यकारी कामकाजी भाषा बनाकर राजभाषा का दर्जा दिया गया। याद रखना ये डेट
और भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना है? 343, इसे भी याद रखना। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को कार्यालयी कामकाजी भाषा बनाकर राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर के दिन को ही हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 14 सितंबर को ही, सितंबर को 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक तो हो गया हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और एक हो गया विश्व हिंदी दिवस, अलग अलग है। एक हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा की संवैधानिक स्वीकृति नहीं मिली है, यानी संविधान से पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी प्रेमी अक्सर अपनी भावना प्रकट करने हेतु इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य की एक भाषा है। बहुभाषी भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है। इनके नाम इस प्रकार है। तो 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेंस मिला है भाषा के रूप में। और ये भाषाएं हैं असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, बांग्ला, बोडो, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। अब आते बोली और उपभाषा। भाषा का आंचलिक यानी क्षेत्रीय रूप यानी लोकल रूप बोली कहलाता है। बोली का प्रयोग मौखिक रूप में ही किया जाता है। इसका अपना कोई साहित्य या व्याकरण नहीं होता। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि बोली का कोई साहित्य या व्याकरण नहीं होता। जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाती है और लिखित रूप में जनमानस यानी लोगों तक पहुंचती है, तब वह बोली उपभाषा कहलाती है। तो उपभाषा जो है बोली से थोड़ी बड़ी है। जैसे ब्रज अवधि साहित्य रचना होने के कारण इसको उपभाषा का दर्जा मिला है। खड़ी बोली में साहित्य रचना हुई है। खड़ी बोली का अपना व्याकरण है और लिपि होने के कारण इसे इस भाषा का दर्जा मिला है। आज हिंदी भाषा खड़ी बोली का ही रूप है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोली क्या है? खड़ी बोली। और इसमें साहित्य की रचना हुई है। अब आते हैं लिपि। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के कारण ही हमारा साहित्य सुरक्षित हो पाया है। तो भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। लिखने की कला, भाषा जब लिखी जाती है तो वो लिपि कहलाती है। संसार में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। सभी भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा हो, लिखने के तरीकों को ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी या देवनागरी दोनों तरह से लिखी जाती है। देवनागरी गिरी भी लिखे जाता है। अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, तमिल। तो यहाँ आपको करना क्या है, जितनी भी देवनागरी लिपि की भाषा है उनको एक ग्रुप में बना लो। जैसे हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, बाकी सब उर्दू फारसी मराठी देवनागरी हो गया, पंजाबी गुरुमुखी, तमिल। तो जो सेम है, जैसे फारसी तमिल, ये तो बहुत आसान है लर्न करना। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी। और अंग्रेजी यानी जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज है, जितने भी उनकी भाषाएं रोमन ही होगी, उनकी लिपि रोमन ही होगी। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला, फ्रेंच रोमन, गुजराती देवनागरी। अभी मैंने कहा फ्रेंच जो फॉरेन लैंग्वेज है रोमन है, अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है रोमन है। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, एग्जाम्पल दिया हुआ है सब भाषा का। तो हिंदी देवनागरी मैं एक भारतीय हूँ, अंग्रेजी रोमन आई एम एन इंडियन, उर्दू फारसी ये तो मुझे आता नहीं, संस्कृत देवनागरी हम एक भारतीय अस्तिम, मराठी देवनागरी मी एक भारतीय आहे, पंजाबी गुरुमुखी सड्डा पंजाबी हूँ, बांग्ला आमी সকলোৱে भारतवासी, फ्रेंच रोमन जे स्विस इंडियन पुलिंग है ना, एंड गुजराती देवनागरी મને भारतीय होवा पर गर्व छे। व्याकरण क्या है?
ग्रामर, भाषा और व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियम के ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये व्याकरण वह वस्तु है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप बोला जाता है, लिखा जाता है। सुमेधा ने कहा हमने दूध खा ली। राम खिलावन बोला हम कल ही मुंगेर से आया हूँ। जसविंदर ने कहा मेरे को तंग मत कर। हिंदी व्याकरण की अज्ञानता के कारण सुमेधा, राम खिलावन और जसविंदर ने भाषा का अशुद्ध प्रयोग किया। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। मैंने दूध पी लिया, मैं कल ही मुंगेर से आया हूँ, मुझे तंग मत करो। शुद्ध या अशुद्ध भाषा का पता व्याकरण से चलता है। अंडरलाइन। जिस भाषा से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अभ्यास 1, भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के 2 रूप है। 2 में यानी 3rd नंबर पर लगाओगे टिक मार्क। भाषा, भारत की राजभाषा का नाम क्या है? हिंदी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। भाषा के कितने कौशल है? 4। भाषा के कितने कौशल है? 4। और 4 कौन कौन से कौशल है जो हमने पढ़े थे? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, भाषा के कौशल 4 है। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है 22 भाषाओं। किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी लिपि को या उर्दू लिपि को। यहाँ फारसी है तो फारसी लिखना, उर्दू है तो उर्दू लिखना। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कश्मीर प्रांत की भाषा कौन सी है? डोगरी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है व्याकरण। अब आते हैं अभ्यास 2 पर। दिए गए राज्यों के सामने इनकी भाषाओं के नाम लिखिए। पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, ओडिशा उड़िया, कश्मीरी कश्मीरी या डोगरी, बंगाल बंगाली, कर्नाटक कन्नड़, गुजरात गुजराती, असम असमी। 3 नंबर है सही वाक्यों के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे क्रॉस का चिन्ह लगा। भाषा केवल बोली जाती है, रॉन्ग। केवल भाषा बोली भी जाती है, लिखी भी जाती है। भाषा द्वारा बातचीत होती है, करेक्ट। समाचार वाचिका भाषा का प्रयोग करती है, करेक्ट। संकेतों के द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जाते हैं, नो, रॉन्ग। बोलकर मन के भाव प्रकट किए जा सकते हैं, राइट। लिखित भाषा को पढ़कर हम दूसरों के विचार जान सकते हैं, करेक्ट होगा ये। यहाँ मैंने टिक मार्क नहीं लगा, इस पर टिक मार्क लगा देते हैं, करेक्ट होगा। ठीक है, पता लगाइए हिंदी किन किन प्रांतों में बोली जाती है। तो जहाँ जहाँ की भाषा है, लिपि गुरुमुखी है, देवनागरी है, वहाँ जैसे मराठी है ना, मध्य प्रदेश, वहाँ यहाँ लिखा गया होगा खड़ी बोली या हिंदी बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश, यहाँ उनकी अपनी मातृभाषाएं भी हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में बोली जाती है। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।